एक एक लाइन को हम लोगों को ऐसे पढ़ना है कि हम लोग क्वेश्चनिंग कोड कर रहे हैं यहाँ से। बिकॉज आप लोग चाहे प्रीवियस ईयर्स वाले बच्चों से पूछ लो, किसी भी नीट एस्पिरेंट से पूछ लो, हर कोई क्या बोलता है, भाई एनसीईआरटी कर लो, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। बोलता है नहीं बोलता? यस मैम। यस। और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। अब एनसीईआरटी इतनी इजी नहीं होती कि भाई हम लोगों को रट जाए पूरी। एनसीईआरटी को पूरा रटने के लिए पूरा साल चाहिए होता है भाई, कॉन्टिन्यूसली एनसीईआरटी पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, तब जाके कुछ चीजें याद होती है हम लोगों को, नहीं तो नहीं होती कुछ। चलो, सबसे पहले बोलते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल? सोचा है ऐसा कभी कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही क्यों होता है? मैंगो सीड से मैंगो का ही प्लांट बनता है, गुआवा, ग्रेप्स या कोई और प्लांट नहीं बनता। इससे हमें ये पता चल रहा है, हमने तो नहीं सोचा, लेकिन इसके पीछे कि भाई मैंगो से मैंगो ही बनेगा, एलिफेंट से एलिफेंट, मंकी से मंकी, कैट से कैट, इसका मतलब जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के एक जैसे होता है, आइडेंटिकल होता है, बस उनके बीच में कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस होता है। गिवन दैट, इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, दे डू आर द ऑफस्प्रिंग्स, जो आइडेंटिकल है किससे, अपने पेरेंट्स से। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है, और दे शो सम डिफरेंसेस। हैव यू एवर वंडर्ड कि आप लोग जितने भी सिबलिंग्स हैं, समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, और समटाइम्स बहुत डिफरेंट भी दिखाई देते हैं। जैसे आप अपने सिबलिंग्स को और अपना फेस मैच करके देखना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं तो अपने सिबलिंग के बिल्कुल डिट्टो दिखता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं भाई मेरा सिबलिंग है, भाई है, बहन है, कोई भी है, वो मुझसे बिल्कुल अलग दिखता है। होता है नहीं होता है? यस मैम। तो these and several related questions are dealt with, मतलब यही कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों के माइंड में आए उस टाइम पे। हमारे माइंड में ये इसलिए नहीं आया बिकॉज हमारे पास इनकी आंसर्स हैं अभी। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए साइंटिफिक आंसर क्या है इनका, इसकी स्टडी की जाती है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में डेफिनेशन, क्या क्या बताया था कि भाई हम इसके अंदर इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, कैसे एलिफेंट से एलिफेंट बना, और सिबलिंग्स अलग अलग क्यों दिखते हैं, मतलब वेरिएशन पढ़ते हैं। हो गई डेफिनेशन क्लियर हम लोगों को? यस मैम। आ गया। दिस सब्जेक्ट डील्ड विद द इनहेरिटेंस, ये पूरा जो जेनेटिक सब्जेक्ट है पूरा इनहेरिटेंस से डील करेगा, एज वेल एज विद द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि भाई कैरेक्टर्स के अंदर कैसे वेरिएशन आता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टर्स जो होता है वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से प्रोजेनी में। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्वेश्चन आ सकता है, हाईलाइट करो इस वाले पॉइंट को। हेरिडिटी का बेसिस क्या है? इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, एंड वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब कितने ज्यादा डिफरेंसेस है, अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। डन यहां तक? यस मैम। यस मैम। फिर इसके यस बाद मैम। humans knew from as early as 8000 से 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। मतलब जो humans है 8000 से 1000 BC से जानते हैं कि भाई जो वेरिएशंस आते हैं उसका पूरा का पूरा रीजंस किसके अंदर छिपा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपा हुआ है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन, इन्होंने वेरिएशंस को पता लगाया दैट were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organism that possess desirable characters। मतलब इन्होंने बोला exploited the variation, variations को पता लगाने के लिए कि हमारी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर वेरिएशंस आते हैं, उन सब की पॉपुलेशंस को हम सिलेक्टिवली भी ब्रीड करा सकते हैं। कि सपोज मैंने एक सुपीरियर मेल ले लिया, एक सुपीरियर फीमेल ले लिया, उनका क्रॉस करा के
एक नया डिजायरेबल कैरेक्टर में डेवलप कराऊंगी वहां पे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हाइड हो जाएंगे और जो हमारे पास सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे वो डोमिनेंट बन जाते हैं। तो यहाँ से कुछ ना कुछ मेरे को डोमिनेंट रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. Yes. फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मैंने आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पास मेल है जो सुपीरियर मेल है, एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल, ओपन हो जाए, ancestral wild cow. We have well known इंडियन ब्रीड, हमारे पास एक वेल नोन इंडियन ब्रीड है, हाईलाइट करना, साहिवाल काओ इन पंजाब। नाम सबने सुना होगा साहिवाल काओ का, Yes, ma'am. एक इंडियन ब्रीड है, ठीक है। We must, however, recognize that through our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of the phenomenon. इस पैराग्राफ से मेरे को क्या समझ में आया, साहिवाल काओ एक ब्रीड थी, साहिवाल काओ को कैसे डेवलप कराया गया, दो अलग अलग वाइल्ड काउस को लेके, मतलब डोमेस्टिक, एक काउ किसी दूसरे एरिया से ले लिया, एक काउ दूसरे एरिया से ले लिया, दोनों को ब्रीड करा के एक नई वैरायटी डेवलप कराई गई साहिवाल काउ पंजाब में। जब ये ब्रीड डेवलप कराई गई उस टाइम पे फार्मर्स को कोई नॉलेज नहीं थी, साइंटिफिकली नहीं पता था उनको कि एग्जैक्टली इन दो डिफरेंट काउस को लेके जब वो ब्रीड कराएंगे, काउज और बुल को लेके ब्रीड कराएंगे तो एक नई वैरायटी बन के आएगी हमारे पास। तो उस वैरायटी के अंदर एग्जैक्टली कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होंगे, कैसे डिजायरेबल कैरेक्टर आएगा, कुछ डोमिनेंट कुछ रिसेसिव, उनको साइंटिफिक फेनोमेनन की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन स्टिल इससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में जेनेटिक्स एग्जिस्ट करता है, बट साइंटिफिक रीजंस नहीं है जेनेटिक्स के। क्लियर? Yes, ma'am. फिर हमारे मेंडल साइंटिस्ट आते हैं। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, कब दिया था? इट वाज ड्यूरिंग द mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Inheritance को समझने के लिए इन्होंने किसने? हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गार्डन पी के ऊपर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन? Paisum sativum. पाइसम सटाइव, ठीक है। कितने इयर्स तक किया था? 7 ईयर्स तक मैम, 1856 से लेके 1863 तक। एग्जैक्टली, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझाया था। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, जब मेंडल अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने के लिए कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है, इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये बायोलॉजी के फील्ड में पहली बार हुआ था कि बायो के अंदर भाई मैथ्स के लॉजिक लगाए गए थे बायो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए मेंडल को जो काम था वो पॉपुलर नहीं हो पाया था, क्योंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। भाई क्यों बायो के अंदर आप मैथ्स के लॉजिक लगा रहे हो? मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, बायो एक अलग सब्जेक्ट है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बायो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किए गए थे, मैथमेटिकल लॉजिक्स अप्लाई किए गए टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। जो हम वो पनेट स्क्वायर बनाते हैं वो क्या है? मैथ्स ही तो है, एक टाइप। तो उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था? पहली चीज, उन्होंने बायो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ्स और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सैंपल साइज बहुत ज्यादा लिया। ऐसे नहीं कि एक प्योर एक ड्वार्फ लेके उसकी क्रॉस करा दिया और दिखा दिया कि भाई देखो सारे टॉल मिल रहे हैं। एटलीस्ट 30 से 35 जनरेशन तक उन्होंने क्रॉस कराया, बहुत सारी जनरेशन तक क्रॉस कराया, तब जाके एक प्रॉपर डेटा, एक प्रॉपर हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया अपने माइंड में कि एग्जैक्टली ऐसे इनहेरिटेंस होता है। इसीलिए उनको 7 साल लगे इस काम में, विच हैव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। इस लाइन का मतलब क्या है? ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, मतलब उनके काम को एक ज्यादा क्रेडिट दिया गया क्योंकि उनके पास डेटा बहुत ज्यादा था जो कि उन्होंने कलेक्ट किया था। लार्ज सैम्पलिंग साइज, 7 साल की उनकी पूरी मेहनत थी है। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इंटरफेरेंसेस
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द टेस्ट प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के ऊपर उन्होंने सक्सेसिव जनरेशन टू जनरेशन एक्सपेरिमेंट्स करते रहे अपने किसी भी पॉइंट को कंफर्म करने के लिए, एंड इसी से उन्होंने प्रूव किया हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से एक जनरल रूल उन्होंने बनाया रेदर देन बीइंग अनसब्सटेन्ड आइडियाज, मतलब ऐसे ही नहीं कि रैंडमली उन्होंने उठा के बोल दिया कि F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बनता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में आके रिसेसिव अपने आप को शो करता है, रैंडमली कुछ नहीं बोला था उन्होंने, लार्ज सैम्पलिंग साइज या सक्सेसिव जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस कराए तब जाके एक जनरल रूल उन्होंने बना के दिया था। समझ आ रहा है? यस मैम। मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया क्या? मेंडल इन्वेस्टिगेटेड दैट कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट, जो कैरेक्टर्स उन्होंने देखे गार्डन के अंदर, उस मटर के अंदर, उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैविंग टू अपोजिट ट्रेट। अगर वो हाइट का कैरेक्टर लेंगे तो उसके अंदर टॉल और ड्वार्फ थे, सीड के कलर लेंगे तो येलो और ग्रीन, ऐसे करके टोटल कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? 7. This allow him to set up a basic framework of rules governing inheritance, मतलब इनको अलग अलग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले, उसके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स मिले, अपोजिट दो ट्रेट, जिसकी वजह से प्रॉपर इनहेरिटेंस का रूल वो बता पाए कि भाई देखो मैं टॉल का क्रॉस करा रहा हूँ तो सारे टॉल ही मिल रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है, टॉल और एक हेट्रोजाइगस का क्रॉस करा रहा हूँ तो 3:1 मिल रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ दो ट्रेट थे किसी भी कैरेक्टर के, इस वजह से भी उनको सक्सेस मिली अपने रिसर्च में, है ना? Yes, ma'am. विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट, मतलब इनके काम को रीडिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने। 3 साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको लिखवाए थे, ह्यूगो डिवरीज, मार्क एंड कार्ल, एग्जैक्टली, Question mark. which was expanded by later experiment to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them, मतलब जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आई थी। मैम एक बार और नाम बोल दोगे आप साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का नाम बताओ बच्चों, कौन कौन से हैं? Ma'am, question mark. कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और De Vries, एरिक वॉन De Vries और Correns. कार्ल वोट्स या कॉरन? Carl was Corens. कार्ल Yes, ma'am. कोरेंस। Ma'am, Carl Corens होगा ना? एग्जैक्टली, कार्ल कॉरन। कार्ल वोट्स ने क्या दिया था? कार्ल वोट्स ने क्या दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। Yes, ma'am. Ma'am, 5 तक का ही याद है, RH Whittaker. डोमेन्स इन्होंने दिए थे, उसकी भी एक ट्रिक होती है ना, LECH। Yes, ma'am. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट ने, 4 किंगडम कॉपलैंड, 5 किंगडम व्हिटेकर, RH Whittaker। ये था, ठीक है। फिर आता है मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग टी लाइन्स, मतलब इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, अब आप लोगों ने पढ़ा है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या कराता है, सबसे पहले इमैस्कुलेशन कराता है, Yes, ma'am. Pollination कराता है desired pollen से. मेल पार्ट हटा दे रहे हैं उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, फीमेल पार्ट को बैगिंग कर देते हैं ताकि क्रॉस हाँ पॉलिनेशन, मैम. Ma'am. फिर एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लेके उसके ऊपर स्प्रेड करके हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं, मतलब मैंने जो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया वो टॉल है, मैं उसके ऊपर ड्वार्फ का ही क्रॉस कराना चाहती हूँ तो मैं ड्वार्फ का पॉलन ग्रेन लूंगी, उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, हो गया मेरा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। Yes, ma'am. फिर ये हमको लाइन लिख के देते हैं, क्या डेफिनेशन देते हैं कि भाई एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन कौन सी होगी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ऐसी लाइन, ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर हमने कॉन्टिन्यूसली बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया है एंड उसने हमेशा एक स्टेबल ट्रेट दिखाया है एंड एक्सप्रेसिव
ऑप्शन फॉर सेवरल जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको टर्म लिख के दिया था, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, एग्जैक्टली बताया Yes, था ma'am. प्योर Yes. टॉल ड्वार्फ कैसे बोला, बहुत सारी जनरेशन तक क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद सारे टॉल मिले, सारे ड्वार्फ मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलेंगे। यहां से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पूरा एग्जैक्टली आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी की डीप से डीप लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। वो तब पॉसिबल होगा हम लोग एफएसटी सॉल्व करना अभी से स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट मंथ से ही हम लोग एफएसटी सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप लोग अपना 11 साथ साथ करते रहना रिवीजन, ठीक है। मेंडल ने टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग टी प्लांट वेराइटीज ली। 14 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, उनके अंदर टोटल कितने वैरायटी आ गई, 14 हो गए, 7 Yes, ma'am. एज पेयर थे ये, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब एक टॉल था तो दूसरा द्वार। तो छोटे, बाकी सबके सब अलग अलग थे। Some of the contrasting characters selected were smooth और wrinkled seeds, कुछ seeds जो round और wrinkled, yellow, green, inflated, constricted, yellow pod, green pod, tall and dwarf, ये हम लोगों को पता ही है सारे के सारे। एक क्वेश्चन यहां से जो और बनता है हमारा, ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इन्हीं के जीन्स भी होंगे या नहीं होंगे? Yes, ma'am. होंगे। Yes, ma'am. कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर इनके जीन्स प्रेजेंट है? Four. 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर इनके जीन्स प्रेजेंट है। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 हैं, वो है। एक सिर्फ एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसके ऊपर एक जीन है कोई भी, ठीक है। 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 7 अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जो कि आप ये डायग्राम में देख लो यहाँ पे। सीड का शेप राउंड, रिंकल्ड, कलर येलो ग्रीन, फ्लावर वायलेट व्हाइट, पोड की शेप फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। Yes, ma'am. ये हमने एक कैरेक्टर्स वाली टेबल हम लोगों को याद है, इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब सिर्फ एक जीन का इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से बनेंगे। सेकेंड रुकना बस, थोड़ा सा ये बफरिंग हो रहा है इसमें। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस मतलब कौन सा क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना। Yes, ma'am. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेंडल ने क्या किया, ही क्रॉस्ड अ टॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ टी प्लांट लिया, सिर्फ एक जीन के इनहेरिटेंस को देखने के लिए कि सिर्फ मेरे पास एक जीन है, वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में सेम ही ट्रेट दिखाता है या फिर कुछ डिफरेंट दिखाता है, या कैसे उसका पैटर्न रहता है, एक जीन। फिर जब हम 2 जीन्स का देखेंगे तो हम देखते हैं 2 जीन्स आपस में मिक्सअप होके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है, लेकिन एक जीन तो हमेशा नॉर्मली ऐसे रहता है। ही कलेक्टेड द सीड, उन्होंने सीड्स को कलेक्ट किया, प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड उनको ग्रोन अप करा लिया, वही मैंने जो प्रोसेस बताया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इमैस्कुलेशन वाला करा के, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ऊपर, ये हमारे पास इसका इमैस्कुलेशन कर रहा है, फिर हमारे पास सिर्फ फीमेल पार्ट बच गया और देन उसके पॉलिनेशन करा रहा है, ठीक है। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज F1 जनरेशन या फिर फीलियल वन प्रोजेनी। F1 जनरेशन बनी। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया,
मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल, सारे के सारे जो F1 जनरेशन में थे सब टॉल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, जैसे कि उसका एक पेरेंट था, नन वर ड्वार्फ, एक पेरेंट टॉल था, एक ड्वार्फ था। अगर हम बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में मम्मी पापा दोनों के कैरेक्टर आता, तो भाई जो ड्वार्फ वाले कैरेक्टर वो क्यों नहीं आए, वो F1 जनरेशन में हाइड हो गए। सिर्फ दोनों में से एक पेरेंट अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी ना, आउट ऑफ द टू कैरेक्टर ओनली वन कैरेक्टर विल शो इटसेल्फ, अनदर वन गेट हाइड। ये ऑब्जर्वेशन थी ना। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट, उन्होंने बहुत सारे जीन और भी बाकी के जो कैरेक्टर्स है उन सबके साथ भी यही करा के देखा। उन्होंने हमेशा एक चीज देखी कि जब भी F1 जनरेशन आते हैं उसमें दोनों पेरेंट में से सिर्फ एक पेरेंट अपने आप को शो करता है। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एक पेरेंट के जैसे दिखते हैं, ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, दूसरे वाले पेरेंट का कोई ट्रेट नहीं दिख रहा था इनके अंदर। फिर क्या देखा, जो F1 जनरेशन थी मेंडल ने उसका क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड वो इस चीज को देख के सरप्राइज हुआ कि इस बार जो मेरे पास F2 जनरेशन आई उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आ गए। एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द F2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ, कैरेक्टर्स दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे वो अब एक्सप्रेस हो गए। और रेशियो क्या मिला इनका, रेशियो मिला था 3/4 तो टॉल थे और 1/4 ड्वार्फ। जो फिर इन्होंने देखा द टॉल एंड द ड्वार्फ वो किसके आइडेंटिकल थे, एग्जैक्टली अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी थी, उसमें कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं मिली थी। इसका मतलब F2 जनरेशन ले लो या F1 जनरेशन ले लो, उसमें ब्लेंडिंग नहीं होगी कभी भी। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को मिक्सअप हो जाना, कभी मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर आइदर या तो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, कोई भी नन वर इन बिटवीन द हाइट, टॉल और ड्वार्फ के बीच का कोई नहीं दिखाई देगा। बताओ आ रहा है समझ में? यस यस थोड़ा सा फील हो रहा है। नोट्स से पढ़ना और एनसीईआरटी से पढ़ना दोनों चीजें पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस मैम। नोट से Yes, हम लोग ma'am. इन चीजों को सीख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट वाले ही आएंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम स्टेटमेंट्स रीड करेंगे। यस बिना एनसीईआरटी को रीड किए क्या हम यहाँ से अगर किसी भी प्रॉपर लाइन से क्वेश्चन उठ के आगे हम सॉल्व कर पाएंगे? कर लेंगे, बट कंफ्यूज गारंटेड होंगे, कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, बायो में पढ़ो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैं नहीं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करो, बट बायो और केमिस्ट्री टीचर नहीं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा रहे तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग खुद से एनसीईआरटी करोगे ही करोगे, क्योंकि मार्क्स आपको लेके आने, टीचर्स को नहीं लेके आना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों को ही करने पड़ेंगे। चलो आगे। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, सिमिलर रिजल्ट्स किसके साथ मिले, बाकी और ट्रेड्स। अभी तो इन्होंने कौन से वाला ट्रेड लिया, हाइट वाला, है ना। बाकी जो उन्होंने दूसरे जो ट्रेड्स लिए उनके साथ भी उन्होंने स्टडी किया, वहां पे भी उनको वही रिजल्ट्स मिले कि सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट F1 में आया और F2 के अंदर दोनों पेरेंट्स के ट्रेट आ गए थे। और रेशो क्या रहा था वहां पे, 3:1। और उसमें जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो कभी भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाते थे F1 F2 में। तो ये पूरा का पूरा हमारे मेंडल का ऑब्जर्वेशन है। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम्स के लिए बैठोगे तो बोर्ड एग्जाम से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेंडल फ्रॉम वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आगे, अच्छा कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है? इज देयर एनीवन? हैंड रेज करके बता सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में करा दूंगी यहाँ पे। चलो, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मेंडल प्रपोज्ड दैट
समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, कि जो वो F1 जनरेशन बनी थी उसके अंदर जो हमारा पेरेंट का कैरेक्टर शो नहीं हुआ था वो F1 जनरेशन के अंदर आया था, लेकिन वो हाइड हो गया था। फिर उसने F2 जनरेशन के अंदर जाके अपने आप को दिखा दिया था, शो कर दिया था। और उस समथिंग को हमने क्या बोला था, नोट्स में लिखा था, फैक्टर बोला था। अब देखो एनसीईआरटी इसी चीज को हमको कैसे समझाती है। मेंडल ने प्रपोज किया समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन, कि भाई कुछ तो स्टेबली पास हो रहा है जो कि अनचेंज है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है, गैमीट्स के थ्रू जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है। उस समथिंग को मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर बोला। आज के टाइम में इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीन। तो इसका मतलब जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट और नॉट। मैम इनहेरिटेंस हुआ, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, इनके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं चाहती हूँ मेरी हाइट टॉल बने तो मेरे अंदर जीन रिप्रेजेंट होगा, हाइट को जो टॉल बनाएगा। तो जीन ही वो होता है जो किसी के अंदर कैरेक्टर्स को दिखाता है, कैरेक्टर्स को शो करता है, वही सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो जीन जो कोड करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर से, आर नोन एज एलील्स। ये स्लाइटली डिफरेंट होता है जीन से बहुत थोड़े से डिफरेंट होता है। तो एलील्स आर द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ द जीन्स, कैन वी से इट लाइक दिस, मैम alleles are the molecular analogues of the genes. If we use alphabetical symbols हम यूज करेंगे तो हमको पता है हम कैसे यूज करेंगे। कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज, F1 में डोमिनेंट आएगा तो इसलिए F1 के लिए हम कैपिटल यूज करेंगे, और जो बाकी का ट्रेट होगा उसके लिए स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे। जैसे कि हाइट के लिए अगर हम बोले T फॉर टॉल एंड स्मॉल t फॉर ड्वार्फ, कैपिटल T स्मॉल t दोनों के दोनों एलील्स हैं। इन प्लांट्स ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स अगर मैं हाइट की बात करूंगी तो कैपिटल टी होमोजाइगस हो गया, कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस, स्मॉल t होमोजाइगस रिसेसिव। Mendel also proposed that in a true breeding, tall and dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are homozygous भी हो सकता है। और जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखते हैं तो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। और जब हमको उसकी टॉल और ड्वार्फ हाइट के बारे में पता है, मतलब फिनोटाइप के बारे में पता चलता है, आउटर अपीयरेंस के बारे में पता चलता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। As Mendel found that phenotype of the F1 का जो फिनोटाइप था वो हमेशा हेट्रोजाइगस था, to be exactly similar to the किसके, जो कैपिटल टू था अपीयरेंस में। He proposed that, उन्होंने इसी बेसिस पे प्रपोज किया, in a pair of dissimilar factor, मतलब अगर मेरे को एक डिससिमिलर मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ना, यस मैम इन्होंने इसी बेसिस पे बोला कि उन दोनों एलील्स में से एक एलील होगा जो अपने आप को शो करेगा, वन डोमिनेट द अदर। इसमें F1 जनरेशन में हाइब्रिड में एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, और जो अपने आप को कर रहा है वो डोमिनेंट फैक्टर, और जो नहीं कर पा रहे वो रेसेसिव फैक्टर। इन दिस केस कैपिटल टी टॉलनेस के लिए तो डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए वो रेसेसिव हो गया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल ऑफ द अदर कैरेक्टर, बाकी जितने थे सीड की शेप, लेंथ, पोर्लेंथ, हर किसी के अंदर उन्होंने सेम चीज देखा, सबके अंदर यही दिखाए। इट इज कन्वीनियंट and logical to use the capital letter and lower case for an alphabetical symbol to represent this concept of, मतलब इसको तो हम समझ ही सकते हैं भाई, कैपिटल वाला है बड़ा है वो अपने आप को दिखाएगा, स्मॉल लेटर वाला छोटा है तो छिप जाएगा कैपिटल के प्रेजेंस में, ये बता रहे हैं। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगस, हमें पता है होमोजाइगस के केस में दोनों एलील सिमिलर होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और डिसिमिलर किसके केस में होंगे, हमेशा हेट्रोजाइगस के केस में होंगे। ये तो बेसिक सी चीज है, हमें पता है। Since the capital T small t is heterozygous for gene controlling one character, जब सिर्फ एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, this is monohybrid,
और जब हम एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? इसी ऑब्जर्वेशन से, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation. इसी चीज से कि भाई F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन थी और सारे टॉल थे, तो इसका मतलब वहां पे रिसेसिव ट्रेट था लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा था। फिर जब उसने F2 जनरेशन में अपने आप को शो किया तो एज इट इज जैसा पेरेंट था ना सेम दिखाया। तो इसका मतलब रिसेसिव के अंदर भी ब्लेंडिंग नहीं होती कभी भी, चाहे वो कितनी भी जनरेशन में जाने के बाद अपने आप को शो करे, अनचेंज रहता है हमेशा। F2 जनरेशन वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स, कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट के अंदर पेरेंट्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं गैमीट्स? हमेशा Meiosis. द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर, पेरेंट के जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना, फ्रॉम ईच अदर, एंड एक एलील ट्रांसमिट हो जाता है एक गैमीट के साथ। इसी सेग्रीगेशन को लो बोलता है, लो ऑफ सेग्रीगेशन। और ये segregation कैसा प्रोसेस है? एक रैंडम प्रोसेस है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसके अंदर 50-50 चांसेस होता है कि उसके अंदर डोमिनेंट एलील भी जा सकता है, रिसेसिव एलील भी जा सकता है, क्योंकि एक जीन के पास सिर्फ 2 ही एलील होता है। तो 50% ही होगा ना, 1/2 चांस फॉर अ गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉस के बेसिस पे हम लोग उसको बता ही देते हैं। पुनिट स्क्वायर बताना बोल रहे हैं कि हमने पुनिट स्क्वायर का थ्योरी कहाँ से लेके आया, क्योंकि हम लोगों ने 50-50% का होता है तो हमने उनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर करके दिखा दिया। इन दिस वे गैमीट्स ऑफ द टॉल कैपिटल T हैव द एलील कैपिटल T, और फिर दूसरे वाला स्मॉल t, उसके पास गैमीट्स में स्मॉल t आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, नहीं बनेगा? कैपिटल T एक पेरेंट से आएगा, स्मॉल t दूसरे पेरेंट से आएगा। देखो आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे हो उस वाले कॉन्सेप्ट को, ये ऐसे बोल रहे हैं ना, कैपिटल T स्मॉल t, गैमीट्स में सिर्फ दोनों में से एक आएगा। ये एक पेरेंट से आया, दूसरे पेरेंट से आया, तब जाके कैपिटल टी स्मॉल टी। यही लिखा हुआ है, देखो इन्होंने यहाँ पे, पढ़ो दोबारा मैम से। अगर कैपिटल टी की जगह एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता तो फिर तो दोनों ही लेते ना। फिर दोनों लेता है। तो देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या बोल रहा है, 2 एलील्स T फ्रॉम 1 पेरेंट, कैपिटल T एक पेरेंट से आ रहा है। इन्होंने केस दे दिया ना कि टॉल है कैपिटल T और ड्वार्फ स्मॉल t, ये वाला केस दिया, उसके लिए समझा रहा है। वो जो आप बोल रहे हो उसके लिए भी करेंगे, उसमें भी सेम ही आएगा, बस उसमें केसेस ज्यादा बन जाएंगे, गैमीट ज्यादा बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे गैमीट्स एक एक बनेंगे। कैपिटल T फ्रॉम, होमोजाइगस कंडीशन, हाँ ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो कैपिटल T पॉलन से आ रहा है और स्मॉल t दूसरे पेरेंट से आ रहा है, सपोज एग से आ रहा है। कैपिटल T स्मॉल t दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, है ना। एक कैपिटल T एलील एक स्मॉल t एलील मिलके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड बना लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t वाला। सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलील्स, दो अलग अलग ट्रेट से आए हुए, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से आए हुए, तो इसका मतलब ये प्लांट क्या है मेरा, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, पेरेंट जब गैमीट्स बनाते हैं फिर उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो F1 और F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन में कितने टाइप के प्लांट्स बनेंगे, उसको हम किस डायग्राम से समझ सकते हैं, पुनिट स्क्वायर से समझ सकते हैं। पुनिट स्क्वायर को कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेगिनेल्ड सी पुनिट। ये ग्राफिकल, व्हाट इज पुनिट स्क्वायर क्वेश्चन आ सकता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का कि कितने टाइप के ऑफस्प्रिंग मेरे पास बन सकते हैं, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। एक जेनेटिक क्रॉस में कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है हमारे पास अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स बनने की। फिर पॉसिबल जो गैमेट्स होता है उनको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में एक्स या वाई डायरेक्शन में लिख देता है, दोनों साइड्स में, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम में। फिर उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाता है बॉक्सेस के अंदर बिलो इन द स्क्वायर, जिसकी वजह से एक स्क्वायर आउटपुट मेरे को बन के आता है, उसी को हम बोल देते हैं आपका पुनिट
स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर में पेरेंटल दिखता है कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमीट्स जो बने थे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे। फिर उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया मेल एंड फीमेल का, मेल से पॉलन फीमेल एग, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी बना। वही पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है दोबारा से इन्होंने। 50% चांस होता है इसको पॉलिनेट हो जाए कैपिटल टी से या स्मॉल टी से भी हो सकता है। पूरी वही स्टोरी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है जो इसमें हम करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करा, इसकी इससे करा, फिर अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे भी इन्होंने सारी वही चीजें लिखी हुई है। फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजिली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम कैपिटल टी थे, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब 1:2:1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यस मैम। है ना। और जब हम F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी लेंगे बट द फिनोटाइप कैरेक्टर सीन जो है वो सारे के सारे टॉल मिलेंगे, तो उसकी F2 जनरेशन में 3 तो टॉल मिलेंगे और 1 ड्वार्फ मिलेगा, है ना। Yes. इंटरनली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश गेन द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल, मतलब अगर हम एक टॉल प्लांट को देखें वो टॉल ही दिखेगा बट इंटरनली मैं नहीं बता पाऊंगी कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। उसको पता करने के लिए कौन सा क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। आपकी टेस्ट क्रॉस एनसीईआरटी ने कहीं अलग से नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसी लाइन से टेस्ट क्रॉस बन के आता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, हेंस विद द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर सिर्फ एक्सप्रेस करेगा, दूसरे वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट दूसरे वाले को और दूसरे वाला रिसेसिव। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर। F1 में सारे के सारे टॉल मिल जाता है और F2 में 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल एंड 1/2 आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ओनली वन कैपिटल टी कैपिटल। ये आप जब क्रॉस कराते हैं तब रेशियो बन के आ ही जाता है हम लोगों के पास। ठीक है, यस 1/4 1/2 एंड 1/4 मतलब 1:2:1 की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन। इसको किस इक्वेशन में लिख रहे हैं, ये ax plus by का होल स्क्वायर that has the gametes bearing genes capital T equal frequency of 1/2. The expression is expanded as given below. ये इन्होंने एक्सप्रेशन दिया। अब इस एक्सप्रेशन को कोई समझने का ट्राई कर सकता है। मैम बाइनोमियल फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस B square बी plus स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। इन्होंने यहाँ पे x लिया हुआ है, ax plus by, है ना। लिखना A. जरा, Yes, ma'am. Yeah. AX plus BY का होल स्क्वायर। by का होल स्क्वायर। और इक्वेशन में देखो a को क्या लिखा हुआ है 1/2, x मतलब कैपिटल T, b is equals to also 1/2 and small is t. equals to y। बस ये वैल्यूज पुट करके स्क्वायर निकाल के ये इन्होंने इक्वेशन दे दिया। Yes, ma'am. फिर मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट के अंदर। देखो एक आपको ऐसा फील हो रहा है अभी जो ये पढ़ रहे हैं कि इन्होंने सारी चीजें बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। हम रिपीट कर रहे वही हैं। डोमिनेंट रिसेसिव वही कैरेक्टर्स। फाउंड दैट कि भाई F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 के अंदर भी उन्होंने ड्वार्फ दिखाए कि कॉन्क्लूडेड दैट कि जो जीनोटाइप था ड्वार्फ का वो होमोजाइगस बन चुका था। व्हाट डू यू थिंक he would have got when he pollinated the tall F2 plant? tall F2 को जब पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि टॉल वो हेट्रोजाइगस होगा या होमोजाइगस होगा। हम लोग करा ही देंगे अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे इन्होंने यहाँ पे टेस्ट रोज बता दिया है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट F2 जनरेशन में मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि F1 जनरेशन में हमेशा क्या मिल सकता है आपका, इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ो, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट कि जीनोटिपिक रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली सिंपली ट्रेट को देख के। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कंपोजिशन। हम जीनोटाइप नहीं बता सकते सिर्फ फिनोटाइप को देख के।
दैट इज फॉर एग्जाम्पल, जबकि एक मेरे पास टॉल प्लांट है, F1 जनरेशन में मेरे पास टॉल मिला या F2 में टॉल मिला, अब वो उसके पास दो कंपोजिशन हो सकती है, या तो वो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रेडिक्शन को करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे पास F1 जनरेशन या F2 जनरेशन आई, उसकी क्रॉस किसके साथ करा देते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करा देते हैं। ड्वार्फ प्लांट इज आल्सो नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव ना। यस मैम। Yes, ma'am. इन अ Yes, ma'am. टिपिकल टेस्ट क्रॉस, एक टिपिकल जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं, एक ऑर्गेनिज्म टी प्लांट हियर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका जीनोटाइप मुझे पता लगाना है, उसको रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फिंग नहीं कराएंगे, एक रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। द प्रोजेनीज ऑफ सच आ क्रॉस, अगर ऐसे क्रॉस की प्रोजेनी सारी की सारी डोमिनेंट निकली, तो वो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस। और अगर 50-50 का रेशियो आता है तो Heterozygous. तो बोलते हैं कि भाई तो प्रोजेनी जो होती है ना ऐसे क्रॉस की, उन प्रोजेनी से हम एनालाइज करेंगे कि हमारे ऑर्गेनिज्म का टेस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का मैं जीनोटाइप फाइंड कर रही हूँ, किस बेसिस पे बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। शोज द रिजल्ट्स ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वे व्हाइट कलर, ये आपको दिखाती हूँ मैं। देखो ये प्लांट है मेरे पास, फ्लावर कलर है कैसा, वॉयलेट, इसका मेरे को पता लगाना है। एक बार इसकी क्रॉस किसके साथ करा दी, वॉयलेट का कैपिटल होमोजाइगस ले लिया इसको, होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक बार हेट्रोजाइगस ले लिया और लेके क्रॉस करा दिया। ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, तो इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, हाफ वॉयलेट है हाफ व्हाइट है, तो अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। फिर Yes, ma'am. इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे मेंडल ने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Segregation. पढ़ो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, छोटी छोटी यूनिट्स डिस्क्राइब करती है हमारे कैरेक्टर्स को, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर हमेशा पेयर में रहता है, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स पेयर में रहता है। अगर कहीं पे डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, एक मेंबर तो डोमिनेट करेगा, दूसरे वाला रिसेसिव हो जाएगा। अगर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूज करना है टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन। Monohybrid. और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या क्या है, Incomplete dominance or codominance. Incomplete or complete. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। आ जाओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो क्या कहता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट alleles do not show any blending. What do you understand by blending? Mixing. Mixing of character. कि कैरेक्टर जो होता है कभी भी मिक्सिंग नहीं दिखाते, बिकॉज दोनों के दोनों कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में वापस से रिकवर हो जाते हैं, है ना। सो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन, एक F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता है। सो द पेरेंट कंटेन 2 एलीज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सो द फैक्टर्स ऑफ एलीज जो होता है वो सेग्रीगेट करता है रैंडमली फ्रॉम ईच अदर, सो दैट गैमेट किसी दोनों में से कोई एक फैक्टर को रिसीव करे, या तो डोमिनेंट वाला या रिसेसिव वाला। ऑफ कोर्स होमोजाइगस में तो दोनों के दोनों सिमिलर ही जाएंगे गैमेट्स में, हेट्रोजाइगस में 50-50 का रेशियो होता है, 50% चांसेस है डोमिनेंट वाला भी जा सकता है, 50% चांसेस होता है रिसेसिव वाला भी जा सकता है। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने बोल दिया। फिर आते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने बोला भाई किसी भी चीज को लो हम तब कंसीडर करते हैं जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, लेकिन डोमिनेंस का लो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी, जब वो पी प्लांट के ऊपर रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे थे, वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट्स, पी को छोड़ के किसी दूसरे प्लांट के अंदर जब उन्होंने क्रॉस करा के देखा, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स F1 के अंदर एक ऐसा फिनोटाइप मिला
जो कि किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था, डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच का भी हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है। सो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने का। क्या कराया गया इसके अंदर, एक रेड कलर का फ्लावर लिया इन्होंने और रेड कलर का फ्लावर कैपिटल आर उसका क्रॉस किसके साथ करा दिया, एक व्हाइट के साथ करा दिया। F1 जनरेशन में मेरे को कैसा कलर मिला, पिंक कलर मिला। फिर उन्होंने पिंक कलर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर उनको 1:2:1 मिला, एक पैरेंटल रेड, एक पैरेंटल व्हाइट और 2 हाइब्रिड कलर मिले। इससे ये पता चलता है कि हमारे कैरेक्टर्स मिक्सअप नहीं हुए, बिकॉज F2 जनरेशन में वापस से मेरे को पैरेंटल कैरेक्टर दिख गए। हियर द genotypic ratio were exactly as we could expect in any Mendelian monohybrid cross। F2 जनरेशन में मेरे को exactly वैसे कैरेक्टर मिल गए जो मैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सपेक्ट करती थी, बट डिफरेंस क्या था, वहां पे रेशो आता था 3:1, यहाँ पे रेशो डाइवर्ट हो गया 1:2:1 हो गया। What happened was the R was not completely dominant over small r। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि डोमिनेंट एलील जो होता है अपने आप को डोमिनेंट नहीं दिखा पाता है कंप्लीटली। एक्सप्लेनेशन देखो, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, कुछ डोमिनेंट होता है कुछ रिसेसिव होता है। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें जीन को समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें, हमने जैसे कि अभी पढ़ा है कि जीन के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है नहीं होती है किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने की, तो जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। अगर हम किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसके पास 2 कॉपीज होती है हर एक जीन की, एज अ पेयर ऑफ एलील्स की फॉर्म में वो रहता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये दोनों के दोनों एलील्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिकल हो। जैसे कि हेट्रोजाइगस के केस में वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन, मतलब उन दोनों में से एक अलग हो सकता है क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, एक अपना कलर शो कर रहा है दूसरा नहीं शो कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा, इस वाले पैराग्राफ से बच्चों बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, बनाने का ये बता रहे हैं हमें कि जीन क्या करता है, जीन किसी एंजाइम की कोडिंग को कंट्रोल करता है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, एक ही जीन की मेरे पास 2 कॉपीज है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एक ही जीन की 2 एलीलिक फॉर्म्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। लेट अस अज्यूम एज इन नॉन कॉमन, नॉर्मल एलील एक नॉर्मल एंजाइम बनाता है जो कि हमें जरूरत पड़ती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास जो दूसरा एलील है वो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। तो वो जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए इनसफिशिएंट कंसीडर कर रहे हैं। ये देखो, थ्योरेटिकली जो मॉडिफाइड एलील है कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, या तो वो नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, या फिर एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या फिर कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा। ये जो लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है ये कहानी बताओ मेरे को, समझ में आई क्या, या फिर से बताओ। मैम आ गई। सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई एक जीन है उसके अंदर 2 एलील्स होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एलील जो होता है वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम हमें जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं उस एलील को मॉडिफाई कर दूं तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आती है, 3 पॉसिबिलिटी आती है। या तो वो एंजाइम नॉर्मल बनाएगा मॉडिफाई होने के बाद भी, या एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जिसकी इफिशियंसी कम है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देगा, इनएक्टिव एंजाइम बना देगा, या एंजाइम बनाएगा ही नहीं। यही तो पॉसिबिलिटी है। यस मैम। आगे जाओ। फिर क्या बोलता है, अगर हम फर्स्ट केस ले, मॉडिफाइड एलील जो होता है वो अनमॉडिफाइड के बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सेम टाइप के एंजाइम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जो मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइड इक्वल हो गए तो यस मैम। यस। तो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट, जिसकी वजह से हमेशा सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट
एलिलिक पेयर आर वेरी कॉमन। इसका एग्जांपल क्या होगा? मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड बोथ आर इक्वल, कैपिटल टी ना, यस मैम। है ना, क्योंकि भाई दोनों के दोनों है, दोनों के दोनों ही क्या है, एक नॉर्मल टाइप का एंजाइम बना सकते हैं, नॉर्मल टाइप का फिनोटाइप, नॉर्मल ट्रेट बना सकते हैं। बट क्या हो, इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दिया, कोई एंजाइम नहीं बनाए, तो फिनोटाइप तो अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अब हमें ये चेक करना है कि फिनोटाइप कौन से वाले एलील पे डिपेंड करेगा, मॉडिफाइड पे या नॉन मॉडिफाइड पे। तो phenotype trait will only be depend on the functioning of the unmodified allele। तो उस केस में जो मॉडिफाइड नहीं है उसके ऊपर ही तो, क्योंकि एक प्रॉपर टाइप का, एक अच्छे टाइप का एंजाइम बना रहा है वो, और हमें तो एंजाइम चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यस मैम। और जो अनमॉडिफाइड एलील है, जो एक ओरिजिनल फिनोटाइप दिखाएगा, इज द डोमिनेंट एलील, और जो मॉडिफाइड होगा उसको हम क्या बोल देंगे? रिसेसिव एलील। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme। non-functional enzyme की वजह से हमारा recessive मिला, because कोई एंजाइम वहां पे नहीं बन रहा था। तो इन्होंने जो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी कहानी को एंजाइम का एक केस लेके समझा दिया, बस। डन? यस मैम। चलो फिर आते हैं हम लोग कोडोमिनेंस पे। कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग। Till now, we were discussing cross where the F1 resemble either of the two parent। दोनों में से किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करता है F1 जनरेशन। देखो फिर से वही कहानी लिख रहे हैं, या फिर दोनों के बीच का कोई इंटरमीडिएट जिसको इनकम्प्लीट बोल दें। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस में क्या होता है, F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो डिटरमाइन कराता है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? जीन आई कंट्रोल करता है। हमारी जो रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पॉलीमर्स प्रेजेंट होता है। पॉलीमर्स भी याद रखो, शुगर्स याद रखना, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस के बाहर निकली रहती हैं। एंड जिस टाइप की शुगर है उसी टाइप का वो ब्लड ग्रुप दिखाता है। ए टाइप की शुगर होगी तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप की बी ब्लड ग्रुप, और आई टाइप की होगी तो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। बताया था ना, स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर, है ना? पढ़ो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी के ऊपर क्या है? शुगर पॉलीमर्स है दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस। प्रोट्रूड का मतलब समझते हो, बाहर की साइड निकली हुई। एंड दी काइंड ऑफ शुगर, किस टाइप की शुगर बनेगी वो कौन कंट्रोल करेगा? जीन कंट्रोल करेगा, आई। और जीन कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि जीन के अंदर 3 एलील्स है, 3 में से कोई भी 2 एलील्स होंगे, उनमें से कौन डोमिनेंट करेगा? जो डोमिनेंट करेगा उसी टाइप की शुगर बनेगी। आई ए एंड आई बी अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है, जबकि स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, कोई भी शुगर ये प्रोड्यूस नहीं करता। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस डिप्लॉयड है, तो इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 एलील्स ही उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, और उन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट करेगा, है ना? यस मैम। आई ए एंड आई बी ये दोनों के दोनों डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई। क्योंकि अगर मेरे पास केस है कैप आई ए बी स्मॉल आई, तो यहाँ पे ये वाला डोमिनेंट करेगा, यस मैम। यहाँ पे ये वाला डोमिनेंट करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों डोमिनेंट हुए या नहीं हुए? यस ये मैम। तो केस ऐसे हो गया कि भाई मैंने टॉल का कैपिटल टी ले लिया और शेप का कैपिटल आर ले लिया। अब कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों डोमिनेंट है। अब दोनों जब Yes. साथ साथ आ जाएंगे तो भाई दोनों के दोनों बोलेंगे कि मैं क्यों रिसेसिव बनूं। तो इस केस में दोनों अपने आप को शो करेंगे। तो जब ए और बी दोनों साथ आ जाते हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम? कोडोमिनेंट। ठीक है, ए एंड बी कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर। देन कैपिटल आई ए है और स्मॉल आई है तो आई ए बनेगा, ठीक है, बिकॉज आई कोई शुगर नहीं बना रहा। जब बी और आई है तो बी एक्सप्रेस करेगा, और जब ए और बी दोनों साथ होंगे तो ये क्या करेंगे? दोनों के दोनों अलग अलग टाइप की, अपनी अलग अलग टाइप की शुगर बनाएंगे। देखो ये नहीं कि दोनों में से कोई एक की बनेगी शुगर,
दोनों दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई शुगर दो अलग अलग बनेगी। आप सोचोगे नहीं दोनों में से कोई एक बन सकती है, नहीं, दोनों अलग अलग शुगर बनाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप के उनके पास शुगर्स होते हैं। सिंस दे आर टोटल 3 एलील्स है, तो दिस इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। टोटल जीनोटाइप कितने होते हैं? 6 जीनोटाइप होते हैं। और फिनोटाइप कितने होते हैं? 4 फिनोटाइप होते हैं। ये वाले केसेस हम लोगों को पता है कि अगर पेरेंट ए के क्या ये होगा, पेरेंट बी का ये होगा, तो जीनोटाइप क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बन गया। ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव। डोनर। और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं किस किस से ब्लड ले सकती हूँ? सबसे मैम ए से भी, बी से भी, ओ से भी, ए बी से भी, और ओ से, और ए बी से नहीं। और मेरा ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो मैम सिर्फ सबको दे सकते हो, दे सकते हो बस उन मैं सबको। किसका सकती हूँ? ओ ब्लड ग्रुप का ही बस। ओ से ब्लड ग्रुप ले सकती हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, क्या मैं ए बी ब्लड ग्रुप ले सकती हूँ? यस मैम। मैम नहीं ले सकते। अच्छा चलो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, क्या मैं बी ब्लड ग्रुप वाला ले सकती हूँ? नो मैम। नहीं ले सकती। बाय। एंटीजन मैम क्योंकि ए के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होंगी। एंटी भी प्रेजेंट होगा। हाँ एंटी भी प्रेजेंट है। वेरी गुड कंडीशन। चलो फिर इसी केस को हम क्या बोलते हैं आपका? मल्टीपल एलिलिज्म। Have you here you can see that there are more than 2 alleles, 3 alleles हैं जो सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब केस आ गया कि भाई एक इंडिविजुअल के अंदर तो 2 ही एलील्स हैं, तो मल्टीपल एलिज्म क्यों बोल रहे हैं? मल्टीपल एलिज्म कब? जब हम पूरी पॉपुलेशन के अंदर Population में। करेंगे, ठीक है। ओकेजनली एक सिंगल जीन जो होता है, जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। अगर एक जीन एक से ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। 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 प्लियोट्रॉपी। बेटा पॉलीजेनिक का मतलब होता है बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर। मैम प्लायोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी यहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। केस में समझाया था, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। एक जीन है, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत सारे कंट्रोल कर रहा है। 2 एलील्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च सिंथेसाइज होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में जब होमोजाइगस केस होता है, और वो लार्ज साइज के ग्रेन्स भी बनाता है, जबकि जो स्मॉल बी वाला होता है वो सबसे कम अमाउंट में स्टार्च सिंथेसिस करता है, स्मॉलर साइज के बनाता है। फिर जब मैच्योरेशन हो जाता है कैपिटल बी वाले सीड्स का, उनकी शेप राउंड बन जाती है, स्मॉल बी वालों का रिंकल्ड। तो 3 चीजें कंट्रोल कर रहा है ना, स्टार्च का अमाउंट और उसका शेप और उसका साइज। हेट्रोजाइगट्स में राउंड सीड्स बनेंगे, कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट, जबकि स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट भी बन सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। इंटरमीडिएट बी बन रहे हैं, इट मींस दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, याद रखना है आपको। प्लियोट्रॉपी में आपका प्लियोट्रॉपी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 केसेस देखने के लिए मिल रहा है, और उसमें कोडोमिनेंस में मल्टीपल एलिलिज्म देखने मल्टीपल एलिलिज्म। वेरी गुड। फिर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का, और द प्रोडक्ट दैट इज हैज इंफॉर्मेशन फॉर इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. इस पैराग्राफ को एक बार और पढ़ो और अच्छे से देखो क्या बताना चाह रहा है। जो हमने पढ़ा उसी की समरी लिख दिया, नहीं लिख दिया इन्होंने? यस मैम।
Yes, ma'am. डन? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 जीन इनहेरिटेंस में सिर्फ वही पुनेट स्क्वायर इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ये पुनेट स्क्वायर है पूरा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब 9:3:1 वाला एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन तो आप लोग कर ही लोगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से, ठीक है? Okay. ओके। अब सुन लो कुछ एक्स्ट्रा चीजें।